सीपेक के मौजू के ऊपर अब मुकम्मल बात होना बंद हो चुकी है। आपको याद होगा एक ज़माने में नाउज़ुबिल्ला ये कहा जाता था कि मुल्क की तकदीर बदल देगा, और ये भी कहा गया कि जनाब वाला मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो सीपेक से मंसूब है। और सीपेक मंसूबे को मद्देनज़र रखते हुए चीनी ज़ुबान भी सीखने के बारे में बातें शुरू हो गई थी कि अब अरबी नहीं सिखाई जाएगी। जो मैंने कहा था कि पाकिस्तानी फौजी जो जनरल हैं वो जेब काट के भाग जाते हैं वगैरह, पैसा तो आ रहा होगा कहीं ना कहीं से। वो लोग हमेशा कहते थे जी सीपेक चल रहा है जी गोली की रफ्तार में, वो बहुत तेज़ है जी, फलां है जी, ढींग है। वाह वाह है जी, वाह वाह, क्या बात है सर, क्या बात है, सीपेक पे बड़े काम हो रहे हैं सर, दिखाई नहीं दे रहे। तो मुझे याद आ गया सर बचपन, अगर ये 63 अरब डॉलर का मंसूबा था, कुछ तो मिला होगा कि आज हम मुट्ठी भर डॉलरों के लिए IMF के आगे उसको फ़ोन कर रहे हैं, वो हमारी मिस्ड कॉलें देकर जवाब नहीं दे रहा। इस कैफियत तक कहाँ और किस तरह से पहुँचे, इसके बारे में जो हिंदुस्तान को कुछ भी करने की इस समय पाकिस्तान में ज़रूरत नहीं है, कुछ सोचने की भी शायद ऐसा लगता है ज़रूरत नहीं है। कल मैंने बल्कि एक कमेंट पढ़ा था वीडियो में कि अगर कोई हिंदुस्तान में इंटेलिजेंस का ऑफिसर है हमारे यहाँ पे, वो आराम से 10-15 दिन की छुट्टी पे जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में जो है सब कुछ ऑटो मोड पे चल रहा है। ऑटो मोड पे तो चल ही रहा है, उसके बाद से चाइना ही काफ़ी है इनकी धज्जियाँ उड़ाने के लिए। चाइना ही, अगर आप देख लो, सिर्फ इन्होंने चाइना के साथ में इतने कांड कर दिए हैं, बाकी के साथ में तो क्या करेंगे पाकिस्तानी। अब चाइना भी उसका बदला लेने के लिए पूरी तरीके से एकदम मजबूत है, इतने लोग मार दिए, इतना पैसा भी खा गए। मतलब क्या ऐसा है जो इन्होंने चाइना को पीठ पे खंजर नहीं मारा। अब उसका जवाब आने वाला है, जो कि आ भी रहा है लोड शेडिंग के तौर पर। पूरी चीज़ क्या है, उधर हम चलते हैं। में आपने भी कहानी पढ़ी होगी, एम्परर्स न्यू क्लोथ्स, जहाँ बादशाह सलामत को ऐसे कपड़े बुन के दे दिए गए कि उनको लगा कि साहब सिर्फ अक्लमंद ही उन्हें देख सकते हैं, बेवकूफ़ लोग देख नहीं सकते। पता ये लगा वो बरहना बाजार में निकल गए और सारी दुनिया हंसती रही। कहानियाँ सुनने की बचपन से शौकीन है तो अभी भी अच्छा लगता है। फिर ये कि कभी किसी से दोस्ती करना, कभी किसी से रफ़ाकत करना, कभी किसी से प्यार करना और कभी किसी से इश्क करना, यह हमारी फितरत का हिस्सा बन चुका है। कभी हम किसी मुल्क से मोहब्बत कर बैठते हैं, फिर वहाँ से अगर हल्के से धुतकारे जाएं तो फिर दूसरे मुल्क से मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। वहाँ अगर मोहब्बत का हक़ अदा न कर सकें, या हम या वो, तो हम उनसे छोड़ देते हैं। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ कि अगर 2014 में सीपेक का मंसूबा शुरू हो गया था, आज हम 2022 में मौजूद हैं। आपके सामने नाजरीन मैं ये बात करता रहा, 8 साल गुजर गए। मुझे कहा गया कि 15 साल का मंसूबा है। इसमें कम से कम 6 साल तो मैं ये जानता हूँ कि आफ्टर बर्नर इंजन लगाकर तेज़ी से मंसूबों को परसू किया गया। कुछ तो बन गया होगा, कुछ तो तैयार हो गया होगा। उसके नतीजे में पाकिस्तान को क्या मिला? इतना स्ट्रेटेजिक डेप्थ का प्रोजेक्ट और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का प्राइम प्रोजेक्ट, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जो है, वो बहुत सी कंट्रोवर्सीज का शिकार हुआ। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने उनको अपने माइलेज के लिए यूज़ किया। फिर जो गवर्नमेंट नहीं रही, उन्होंने कहा कि जी हमारा फॉल्ट नहीं था। लेकिन मैं समझता हूँ फॉल्ट सबकी थी। जिन्होंने इनिशिएटिव लिया, जिन हुकूमतों ने इनिशिएटिव लिया, उन्होंने बहुत प्रॉपर इनिशिएटिव लिया। दे हैव एक्सपर्टीज, दे हैव कैपिटल, दे हैव नो। सर, उनका विजन पिलाटों से आगे नहीं है। उनका मकसद सिर्फ एक ये था, किसी तरह ये मंजन बिक जाए और फिर पूरे सीपेक के ईस्टर्न, वेस्टर्न और सेंट्रल रूट के ऊपर जितने पिलाट हैं, बल्कि इनका बस चले तो पूरे पाकिस्तान को पिलाटों में ही तकसीम कर दें। ये पूरा प्राइवेट सेक्टर हाउसिंग सोसाइटियां बनाने में इन्वॉल्व हो गया था और सीपेक के नक्शे को एक बड़ी सी हाउसिंग सोसाइटी के तौर पर पेश किया जा रहा था। सच्ची जो बात है, पूरे गवादर को पता नहीं, इनका बस चले तो 6-7 दफ़ा बेच दें। अंदाज मेरा भी कुछ आपकी तरह का रिवायती, ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बात कुछ ऐसी है कि सर, माजी में इमरान खान साहब की हुकूमत में, PTI की हुकूमत के दौरान कहा तो गया कि सीपेक का मंसूबा सुस्त रवि का शिकार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अगर पेशरफ्त हो रही थी और हो रही होगी, क्योंकि आपने कहा बहुत से आंखों से ओझल काम भी हो रहे थे, तो पाकिस्तान की मईशत को उसका क्या फ़ायदा पहुंचा? 63 अरब डॉलर का तखमीना और फैलाव रखने वाला यह मंसूबा पाकिस्तान को क्या दे पाया? ये सूबाई हुकूमत, जिसका मैंने आप बताया कि हिंडरलैंड डेवलपमेंट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी,
उन्होंने आज तक उनसे क्वेश्चन नहीं किया कि बाबा आपने इतने सालों पहले ये परमिशन लिए और आपने पूरे मुल्क में इश्तिहारबाजी की, आपने इतने पैसे बनाए, तो आपने इसको ऑन ग्राउंड क्यों नहीं कुछ किया। मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली गए थे, उनको इस पे एक्शन लेना चाहिए था और अब दोबारा जाएं और इस चीफ मिनिस्टर को जो है वो क्वेश्चनेबल करें। फिर किसी से रिश्तेदारी मंसूब कर लेते हैं, कहते हैं कि साहब वो तो हमारे रिश्तेदार हैं, यानी उम्मा उम्मा कर प्यारे, उम्मा उम्मा। तो वो उम्मा उम्मा के चक्कर में फिर जब उनको हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हम काम नहीं आते, फिर हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो भी नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते, वो भी हमारे काम नहीं आते। तो कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, इसी चक्कर में कोई कंसिस्टेंसी क्रिएट नहीं हो पाई। होशियारी हमारी इतनी है कि हम कोट करते हैं कि जनाब अमेरिका का फ़लाँ फ़लसफ़ी, यूरोप का फ़लाँ फ़लसफ़ी, चीन का फ़लाँ फ़लसफ़ी ये कहता था कि मुल्क के मुफादात के लिए यूँ करें यूँ करें, लेकिन अब उस चक्कर में ये हुआ कि मुफाद के चक्कर में कभी किसी के पीछे भाग गए, कभी किसी के पीछे भाग गए, कभी किसी मंसूबे के पीछे, कभी किसी मंसूबे के पीछे। वतन का, मुल्क का वक्त बड़ा ज़ाया हुआ। माशी तौर पर जिन हालात से हम दोचार हैं ये इस चीज़ की गवाही देते हैं। अब बाकी रहा पास्ट, तो अब पास्ट को हम लोग ला नहीं सकते। जो वक्त गुजर गया वो गुजर गया, जो नुकसान हो गया वो हो गया, तो नेशनल उसका हुआ। मैं समझता हूं कि ये कभी भी नुकसान नहीं होता अगर तीन सेगमेंट्स जो हैं ये मिल के कोऑर्डिनेशन से काम करते, एक फेडरल गवर्नमेंट, दूसरा प्रोविंशियल गवर्नमेंट और तीसरा प्राइवेट सेक्टर। जी, प्राइवेट सेक्टर का इसके अंदर कोई रोल नहीं है। मैं बड़े अफसोस से बात कहना चाह रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर को बड़ा प्रोएक्टिव होना चाहिए था बिकॉज, लेकिन मुझे अफसोस से ये कहना चाह रहा हूँ कि 63 बिलियन डॉलर्स, आज 900 मिलियन डॉलर्स के लिए हम IMF की तरफ देख रहे हैं। तो एक दोस्त मुल्क ने, जो बड़ा गहरा दोस्त मुल्क है, उसने 63 बिलियन डॉलर्स हमारी बास्केट में रख दिए। अब ये हम ना समझें कि वो कैश रख देंगे और फिर हम बंदर बांट करके उसको खा लेंगे, वो नहीं हो सका। शायद उस वजह से फिर ये कंट्रोवर्सीज बनती रही, तो वो नहीं हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें चलती रहीं। और तहरीक इंसाफ की माजी हुकूमत ने शायद कोई पेशरफ्त के लिए काम नहीं किया या नेग्लिजिबल काम किया, जिसकी वजह से मंसूबे में जो रफ्तार थी बहुत ही सुस्त रवी का शिकार हो गई। सरदार शौकत पोपलजई साहब, अब ये बहुत ही बड़ा मसला इस वजह से है क्योंकि उस ज़माने में हुकूमत सुपरफिशली तो कहती रही कि देयर इज़ नो स्लो डाउन, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो लैग, एवरीथिंग इज़ मूविंग फास्ट, देयर इज़ सम इनविजिबल डेवलपमेंट ऑन सी बैक। लेकिन मैं, खैर आप तो हमेशा से ही ये कहते रहे कि भाई इसको एक्सपर्टाइट करें, लेकिन चंद लोग जो कि इस्लामाबाद में बैठे थे, सीपेक का मंजन और चूरन तो बेच। साथियों, जिन लोगों को लगता है कि हिंदुस्तान में जो सरकार एक टाइम पर आप देखो लेकर के आई थी किसान 3 कृषि कानून, ऐसा लगता है इन लोगों को बहुत बड़ा ब्लेंडर था, बहुत बड़ी गलती थी, सब कुछ था, उनसे मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि जो आप देखो चाइना बिलियंस ऑफ डॉलर का प्रोजेक्ट, 64 बिलियन डॉलर सिर्फ सीपेक में, और टोटल इनके 6 जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसमें अलग अलग 6 इन्होंने रोड निकाले थे, मेजर जो 6 रोड थे, सब मिला के वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, इतने 150 बिलियन से भी ज़्यादा का प्रोजेक्ट था वो। उसमें आज कोई मेरे को बता दे, तकरीबन 10 साल होने जा रहे हैं इसको चालू हुए, कितने रोड बन के चालू हो गए, कितने देशों में। चलो पाकिस्तान में समझ में आता है आतंकवादी हैं, फौज हरामी हैं, सब कुछ हो गया। बाकी मंगोलिया में क्या था, बाकी जो इनका और देशों से जो सेंट्रल एशिया से रूट निकल रहे हैं, कोई कहीं से निकल रहे हैं, कहीं, बाकी सब देशों में ऐसा क्या हो गया था, कोई भी इनका भी आप देखो एक भी रोड इनका चालू नहीं हुआ है। उम्मीद थी इनको कि हम जो सिल्क रूट है वो दोबारा से जीवित कर लेंगे। वो भाई सिल्क रूट जो था ना, बिना हिंदुस्तान के वो भी नहीं चला था। इतिहास, आप इतिहास के दस्तावेज निकाल के देख लो, बिना हिंदुस्तान की मदद के वो भी चालू नहीं हो पाया था। पहली चीज़, हिंदुस्तान का उसमें बहुत बड़ा मेजर रोल था, ख़ास तौर पर जो कश्मीर वाला एरिया है उसका तो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस था पूरे सिल्क रोड पे। और उस पर ना सिर्फ सिल्क, हिंदुस्तान का भी बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था, बिलियंस ऑफ, उस आज के हिसाब से अगर हम देखें तो बिलियंस ऑफ डॉलर का, उस समय के हिसाब से कुछ लाखों में हम इसको मान सकते हैं, कुछ भी नहीं मान सकते, खैर वैसे तो करेंसी ऊपर नीचे जाती रहती, लेकिन मोटा मोटी। तो आप इधर देखो, इनके देश में इस समय लॉकडाउन, शंघाई में
कब ख़त्म होगा न्यूज़ आई, किसी को कोई एक न्यूज़ नहीं आई कि भाई शंघाई लॉकडाउन कब ख़त्म होगा। अगले चुनाव तक ये और क्या क्या कर जाते हैं। अब आप देखो पूरी दुनिया कोरोना से निकल आई, ये अभी वही कोरोना में फंसे हुए हैं। ऊपर से आप इनको जो देख लो पाकिस्तान को, पाकिस्तान का भी क्या सीन है इस समय। ये जो है हिंदुस्तान के दोनों दुश्मन ये आपस में एक तरीके एकदम जैसे ना भूखे भेड़िए एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं, वैसे एक दूसरे को नोच नोच खाने में लगे हुए हैं। और हिंदुस्तान के लिए बहुत बेहतरीन है। इसी तरीके से ये लोग जितना मार्केट जितना ये हद तक जा सकते हैं हद पार कर दें। अभी अगर 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है पाकिस्तान में, और ज़्यादा जो चाइना है वो अपने जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं उसकी जो प्लांट है बिजली पैदा करने के वो सबको बंद कर डाले, अंधेरा कर दो उनके यहाँ पे। आप ही क्या राय है अपनी कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।